राजधानी एक्सप्रेस भाग 10। मैंने देखा कि एसआई राजन भागवत अभी भी अचेत अवस्था में पड़े थे। लगता था उनकी भी मेरी तरह जमकर धुनाई हुई थी। लेकिन सवाल ये था कि हमारे प्लान का खुलासा इतनी जल्दी इन लोगों के समक्ष कैसे हो गया। ऐसा कौन घर का भेदी था जो लंका की बजाय अयोध्या में ही आग लगा रहा था। मुझे अब अपने से ज्यादा फिक्र अंजलि और शिवानी की लग रही थी। आज हम इनको बचाते बचाते आजाद करवाते करवाते रह गए थे। लगता है इनका मुखबिर जाल हमारे से ज्यादा मजबूत है। जिस तरह अपराधियों के बीच में हमारे मुखबिर काम करते हैं, उसी तरह हो सकता है कि इन लोगों के मुखबिर भी हमारी मुखबिरों में लगे हो। चाहे कुछ भी हो, शिकारी आज खुद शिकार हो गए थे। तभी मैंने देखा कि राजन भार्गव हल्के से कुनमुनाए। मैंने आशा भरी नजरों से उनकी ओर देखा। मैं चाह कर भी कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि मेरे हाथ और पांव बहुत कसकर इन कसाईयों ने बंद रखे थे। मेरी पिस्तौल तो उन लोगों ने तभी अपने कब्जे में ले ली थी। राजन जी को धीरे धीरे अब होश आने लगा था। कमरे में हल्का सा अंधेरा था। बाहर कोई हलचल नहीं थी। क्या पुलिस आई थी? अगर आई थी तो क्या उन्होंने हमें ढूंढा होगा? अगर ढूंढा हो तो हम उन्हें क्यों नहीं मिले? क्या इसी कोठे में कोई खुफिया रास्ता या खुफिया जगह है जहां हमें छुपा दिया गया हो? अब तो अंजलि और शिवानी को भी कोठे से गायब कर दिया होगा। हम जहां से चले थे फिर वहीं खड़े थे। उससे भी ज्यादा भीषण परिस्थिति इस समय। तभी राजन भार्गव ने हल्के से कराह कर अपनी आंखें खोली। मैंने उन्हें पूरी तरह होश में आता देखकर राहत की सांस ली। राजन ने होश में आते ही मेरी ओर देखा। मैं राजन की तरफ देखकर हल्का सा मुस्कुराया। सर, बड़ी अच्छी रंगीन रात थी आज हमारी, मैंने मुस्कुराते हुए भार्गव को बोला। रात तो रंगीन ही थी, चांद तारे चमक रहे थे, चबलात और घूसों की बरसात हो रही थी। भार्गव ने भी मेरी ओर मुस्कुराकर जवाब दिया। सर, अब फंस तो गए हैं, अब यहाँ से निकलेंगे कैसे? मैंने असमंजस से राजन की ओर देखते हुए पूछा। पहले इसका पता तो लगा ले कि हम फंसे कैसे, फिर यहाँ से निकलने का रास्ता भी मिल ही जाएगा, राजन ने दार्शनिक अंदाज में बोला। लगता है सर किसी घर के भेदी ने हमारी लंका लगा दी है, मैंने एक बार फिर मुस्कुराकर राजन को बोला। मैंने पहले ही कहा था कि इन लोगों का खुफिया तंत्र बहुत मजबूत होता है। यहाँ किसी भी कार्यवाही का 80% लीक होने का चांस रहता है, राजन ने वास्तविकता बताई। चलो, अब हमें ये तो पता है कि लड़कियां कहाँ और किन के कब्जे में हैं। अब देर सवेर उन्हें छुड़ा ही लेंगे, राजन भार्गव ने आशापूर्वक कहा। मुझे तो सर लगता नहीं कि वो दोनों लड़कियां अब हमें यहाँ मिलेगी। उन्हें तो उसी समय यहाँ से हटा दिया गया होगा, मैंने आशंका जताई। लेकिन आपके साथ क्या हुआ था? आपको इन लोगों ने कैसे कब्जे में ले लिया? मैंने राजन के साथ क्या हुआ था ये जानना चाहा। मैं शिवानी को लेकर जैसे ही कमरे के अंदर घुसा, तभी कमरे में पहले से ही छुपे हुए लोगों ने मेरे सर पर किसी भारी चीज से वार किया और मैं उसी समय बेहोश हो गया। मुझे तो कुछ करने का मौका ही नहीं मिला, राजन ने बताया। इसका मतलब इनको हमारे यहाँ पहुँचने के बाद हमारे बारे में किसी ने इनको सूचना दी है, क्योंकि अगर इन्हें हमारे बारे में पहले से मालूम होता, ये लड़कियां को हमारे सामने ना लाते, मैंने कुछ सोचते हुए कहा। तुम ठीक कह रहे हो, ऐसा ही कुछ हुआ होगा, राजन ने मेरी बात से सहमति जताई। ये हमें अभी मार तो सकते नहीं है, क्योंकि अभी ये यहाँ की पुलिस के राडर पर है। अगर इन्होंने हमें कुछ भी नुकसान पहुंचाया तो हो सकता है कि वो इन पर भी भारी पड़ जाए, राजन ने कुछ सोचते हुए बोला। मैं बातों बातों में अपने हाथों के बंधन को ढीला करने का प्रयास कर रहा था। पैरों को भी आपस में रगड़ कर पैरों के बंधन भी कुछ ढीले कर चुका था। मुझे देखकर राजन भी प्रयास करने लगे। थोड़ी देर के प्रयास में हम अपने बंधनों को काफी ढीला कर चुके थे। तभी दरवाजा खुलने की आवाज आई। 4 मवाली टाइप के आदमी कमरे में घुसे। उन लोगों ने हमारी तरफ उपहास भरी नजरों से देखा। सर, अब कैसे मिजाज हैं आप लोगों के? उनमें से एक तो वही था जो रात को अपना नाम जुम्मन बता रहा था। मिजाज तो अच्छे हैं जुम्मन मियाँ, ये बताओ तुम कैसे हो? मैं उस हालात में भी अपने दिमाग को दौड़ा रहा था।
हमारे मिजाज की छोड़ो, ये बताओ यहाँ मरने के लिए कैसे चले आए? तुम्हें पता है ना कि जीबी रोड है, एक अंधी सुरंग जहाँ एक बार कई लड़की घुस गई हो, उसे मरने के बाद ही बाहर जाने का रास्ता मिलता है। लगता है जुम्मन मियाँ को फिल्मी डायलॉग मारने का बहुत शौक था। जुम्मन मियाँ, अब जब यहाँ तक पहुँच गए हैं तो लड़कियाँ तो अब यहाँ से लेकर ही जाएंगे। तुम लोगों की खैर इसी में है कि लड़कियों को चुपचाप हमारे हवाले कर दो और अपना धंधा पहले की तरह चलाते रहो, वरना इस कोटे पर बुलडोजर चलवा दूंगा। आपका सेवक ऐसे माहौल में भी डायलॉग मार बैठा। साले, हमसे जुबान लड़ाता है। रात की पिटाई से लगता है जी नहीं भरा तेरा, जो सुबह के नाश्ते में भी यही खाना चाहता है। इस जुम्मन मियाँ को तो कोई फिल्म डायलॉग राइटर होना चाहिए था। कमबख्त डायलॉग अच्छे मारते था। मार ले बेटा, अभी हमारे हाथ पर बंदे हैं तो तू भी अपनी मर्दांगी एक बार फिर से आजमा ले। अगर आज़ाद होता तो बताता कि कौन किसको नाश्ता करवाता। मैंने भी लहले पर दहला मारा। अभी बाई जी ने मना किया है तुम लोगों के साथ कुछ भी करने से, नहीं तो बेटा तुझे तो अभी बता देता कि जुम्मन मियाँ क्या चीज़ है। जुम्मन मियाँ ने फिर एक डायलॉग मारा। तू कुछ नहीं है साले, तू सिर्फ एक दल्ला है जो चमड़ी की कमाई खाता है। मैंने इस बार जुम्मन मियाँ को अच्छी तरह से उकसाने की सोच लिया था। मैंने कनखियों से देखा, राजन बेहोश होने की एक्टिंग करके पड़े हुए थे। इनकी नज़र में हमारे हाथ पर अच्छे से इन जालिमों ने बांधे हुए थे, लेकिन मेरा दिल कह रहा था कि मैं इन लोगों से एक बार मार और खाऊं। तभी जुम्मन मियाँ ने अपने पैर की एक ठोकर आपके खाकसार के पेट में जड़ दी। मैं दर्द से दोहरा हो गया। लात पड़ते ही मैं जुम्मन के ऊपर बंधे हाथों से हिल झपटा। तभी राजन ने भी अपनी आंखें खोली। मुझे उन लोगों से भिड़ता हुआ देखकर राजन भी एक बदमाश से लिपट गया। उन मवालियों को ऐसा अंदेशा नहीं था कि हम उनके साथ ऐसा भी कर सकते हैं। राजन ने अपने पुलिसिया जौहर दिखाते हुए एक बदमाश की गर्दन को अपने बाजू में दबोच चुके थे। मैंने देखा कि राजन के हाथों के बंधन खुल चुके थे। जुम्मन समेत बाकी दो बदमाश मुझ पर पीले हुए थे, लेकिन मैं जुम्मन को अपने चुंगल से छूटने नहीं दे रहा था। हालांकि आपका ये सेवक कभी कल्पना भी नहीं कर सकता कि मैं एक साथ 3 बदमाशों से भिड़ जाऊंगा, वो भी तब जबकि हाथ पर हल्के से ही सही मगर बंधे थे। लेकिन जब मौत सामने हो तो हिम्मत आ ही जाती है। तभी मुझे चटाक की आवाज आई। राजा ने पता नहीं कौन सा पैतरा चला था कि उस बदमाश की गर्दन से वो आवाज आई थी और उसकी मुंडी अब राजन के बगल में लटक रही थी। राजन ने उसे छोड़ा, वो लहलाता हुआ जमीन पर धराशायी हो गया। मैंने अभी भी जुम्मन को जकड़ा हुआ था। तभी राजन ने दूसरे बदमाश को पकड़ा और उसके सिर को दीवार से जोर से मारा। वो बदमाश भी पथराई हुई आंखों से राजन को देखते हुए जमीन पर ढेर हो गया। जुम्मन बेबसी से मेरी पकड़ से छूटने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तब तक राजन भागव उस तीसरे बदमाश की भी खबर ले चुके थे। अब राजन जुम्मन मियाँ की तरफ बढ़े। राजन ने जुम्मन को भी अपनी बाजू में कस लिया। नहीं, इसे अभी मत मारो, इससे अभी बहुत कुछ पूछना है, मैंने राजन को रोकते हुए बोला, क्योंकि मेरी छठी इंद्री बता रही थी कि इस समय हम जीबी रोड पर नहीं थे, क्योंकि अगर हम वहाँ होते तो इनकी धमाचौकड़ी के बाद अब तक यहाँ जदनबाई के गुर्गों की फौज आ जानी चाहिए थी। बेटा ये बता इस समय हम कहाँ पर हैं, क्योंकि ये जीबी रोड तो है नहीं जहाँ तू भड़वागिरी करता है। मैंने जुम्मन के पेट में एक लात जमा कर उसका उधार चुकाया। तुम लोग अब यहाँ से जिंदा वापस नहीं जा सकते। अभी थोड़ी देर में यहाँ और लोग भी आ जाएंगे। तुम बचकर नहीं जाओगे आज, जुम्मन ने दर्द से कराहते हुए कहा। पहले ये बता साले, लड़कियां कहाँ हैं, नहीं तो अभी तेरी गर्दन भी मरोड़ दूंगा। राजा ने जुम्मन की गर्दन को झटका देते हुए कहा। नहीं बताऊंगा, चाहे तुम मुझे जान से मार दो। जुम्मन मियाँ अपनी स्वामी भक्ति दिखा रहा था। राजा ने एक जोर का झटका जुम्मन की गर्दन को दिया। कहीं से कड़कड़ की आवाज सुनाई दी। जुम्मन की आंखें बाहर को उबल आई। बता साले, नहीं तो अगले झटके में तू कुछ भी बताने लायक नहीं रहेगा। राजन की आवाज कहर बरपा रही थी। मैं मंत्रमुग्ध सा राजन को देख रहा था। अगर रात को वो बदमाश राजन पर छुपकर वार नहीं करते तो शायद इस वक्त स्थिति दूसरी होती।
गर्दन को झटका पड़ते ही जुम्मन मियाँ की स्वामी भक्ति 1 मिनट में काफूर हो चुकी थी। वो दोनों लड़कियां जीबी रोड से कहीं और शिफ्ट कर दी हैं और आज उन्हें किसी और को बेच दिया जाएगा। जुम्मन मियाँ ने मौत को सामने पाकर सच उगलना शुरू किया। देखो जुम्मन, तुम्हें जिंदा तो हम छोड़ेंगे नहीं। जिंदगी भर तुमने पाप की कमाई खाई है। मासूम लड़कियों की बद्दुआ ही मिली होगी तुम्हें पूरी उम्र। अब जाते जाते कम से कम कुछ तो पुण्य कर जाओ, ताकि ऊपर बैठे उस अल्लाह के दरबार में तेरे गुनाह कुछ तो कम हो सके। मैंने इमोशनल कार्ड चलते हुए कहा। वो भी तो रात को वहीं था, उसका मोबाइल भी रात को स्विच ऑफ आ रहा था। मैंने चिंतित स्वर में बोला। ओह, उसके साथ कुछ गलत ना हुआ हो, राजन भी चिंतित स्वर में बोला। सुबह होश में आने के बाद से मची आपाधापी में एक बार भी अपने खबरी का ध्यान मुझे नहीं आया था। क्यों न एक सीधी रेड उस कोठे पर मारी जाए और उस जदनबाई को रिमांड पर लेकर सीधा सीधा उसी से पूछा जाए उन लड़कियों और उनके आदमी के बारे में। मैंने राजन को बोला। लेकिन वहाँ अब कुछ नहीं मिलेगा। तुम्हें क्या लगता है कि अब तक वो लड़कियों को या हमसे संबंधित किसी भी आदमी को कोठे पर कैद रखकर खुद की गर्दन कानून के फंदे में फंसाएंगे क्या? राजा ने मेरी बात का प्रतिवाद करते हुए कहा। अगर हम रेड डालते हैं तो हो सकता है कि वो लड़कियों को दिल्ली से बाहर ही ना ले जाएं। उन चौकी इंचार्ज ने बोला। अगर उन लड़कियों को आज उस फार्म हाउस में ही बेचा जाना है तो हो सकता है कि लड़कियों को रात को ही उस फार्म हाउस में ही ले जाया गया हो और वो लड़कियां अभी वहीं हो। मेरे दिमाग की बत्ती अचानक से जल उठी। ये भी हो सकता है कि उस खबरी को भी वहीं रखा गया हो। राजन का दिमाग भी अब चलने लगा था। तो हमें अभी महरौली के लिए निकलना पड़ेगा। सर, एक गाड़ी की व्यवस्था करवाओ। और कोई असला मिल सकता है क्या हमें? राजन ने उन चौकी इंचार्ज को बोला। ठीक है, मैं व्यवस्था करता हूँ राजन। इतने आप लोग कुछ खा पी लो, मैं मंगवा लेता हूँ अभी कुछ। ये बोलकर इंचार्ज साहब किसी को फोन लगाने में व्यस्त हो गए। थोड़ी देर में हमारे लिए नाश्ता और चाय आ गई, जिसे पीकर एकदम से शरीर में जान सी आ गई थी। इंचार्ज साहब ने हमारी सभी जरूरत का सामान हमें उपलब्ध करवा दिया था। अब हमारे सामने 2 की जगह 3 लोगों को सही सलामत बरामद करने का लक्ष्य था। 2 लड़कियां और एक मेरा खबरी। दोस्तों, आगे क्या हुआ जानने के लिए जुड़े रहिए मेरी चैनल रोजू द स्टोरी टेलर के साथ और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अगली भाग मैं कल ही अपलोड करूंगी। धन्यवाद।